नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके पिछली क्लासेस में मैंने आपको मौर्य वंश के बारे में बताया था, जिसके हमारे संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बहुत अच्छी तरीके से मौर्य वंश को शुरू किया। फिर हमारे आगे भी और शासक आते हैं और बृहद्रथ हमारे अंतिम शासक रहते हैं, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और वहीं से शुंग वंश की स्थापना होती है। फिर हमारा सातवाहना आते हैं, कानवाज आते हैं, बहुत सारे आते हैं। फिर हमारे इंडो ग्रीक्स आते हैं, फिर हमारे बाहरी फॉरेन इन्वेडर आते हैं। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली थी। आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों गुप्त वंश के बारे में। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है हमारे भारत देश में। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारा जो गुप्त वंश रहता है उसका उदय होता है। गुप्त वंश की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो ये हमारे इस वाले पूरे रीजन में गुप्त वंश फैला हुआ था, गुप्ता डायनेस्टी। और अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, इंडो ग्रीक्स वाला रीजन ये वाला था, हमारा सातवाहनाओं का रीजन ये वाला था, और फिर ये नीचे हमारा चेरा, चोला, पांड्या, इन लोगों का रीजन हुआ करता था। और अगला अगर मैं आपसे एक और बात करूं, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा वकाटक डायनेस्टी के बारे में। तो हमारे गुप्त वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी की शादी वकाटक के प्रतापी राजा हमारे रुद्रसेन द्वितीय से करवा दी थी। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, जिससे कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो जाता है इनके बीच में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा फिर हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण हमारे कहां पर होता है, गुप्त वंश के समय पे होता है। और हुण हमारे कहां आ जाते हैं, यहाँ नीचे साइड आकर आक्रमण कर देते हैं। जो कि मेन हमारे हुण थे, एक था हमारा मीरकुल और एक थे हमारे तोरमन। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आज बहुत अच्छी डेप्थ में। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं साहित्य, मतलब मैं आपसे बात करूं स्रोतों की, दैट इज सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको पता कहां से चलते हैं। मतलब मान लीजिए कि गुप्त वंश एग्जिस्ट करता था, तो ये आपको पता कहां से चलेगा कि एग्जिस्ट किया करता था कि नहीं किया करता था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहला हमारा आता है विष्णु एवं वायु पुराण से हमको पता चलता है। फिर हमको देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है। और देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है। दोस्तों, विशाख दत्त से मैं अगर आपको चीज बताऊं, तो उन्होंने मुद्रा राक्षस भी लिखी है, आपको याद होगा। और ये मैं अभी आपको आगे चलकर इसके बारे में पूरा वर्णन दूंगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मृचंटकम। मृचंटकम हमारे शूद्रक जी के द्वारा लिखी गई है। फिर हमारी आती कामसूत्र, जिसको वात्स्यायन जी ने लिखी है। और फिर हमारी कालिदास की दो रचना आती हैं, जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। आज हम कालिदास जी के बारे में भी बहुत अच्छे से डेप्थ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर दोस्तों अगला देखिए, हमारे दो तरह के स्रोत होते हैं। सबसे पहला तो हमारा होता है साहित्यिक स्रोत, दैट इज लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है, मतलब लिटरेचर के हिसाब से जो हमको मिलते हैं। फिर एक और हमारा होता है साहित्यिक के अलावा, अगर मैं आपसे बात करूं, पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब होता है दोस्तों हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा साहित्यिक हो गया। फिर हमारा आता है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक में शिलालेख आते हैं, फिर स्मारक आते हैं, फिर हमारे गुप्तकालीन सिक्के आते हैं। शिलालेख की अगर मैं बात करूं, तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति हमारे इलाहाबाद में है और हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के लिए लिखवाया गया था। ये चीजें हम आगे देखेंगे। फिर हमारा उदयगिरी प्रशस्ति, फिर हमारा मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति को ही दोस्तों, शिलालेख को ही हम दशपुर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। मंदसौर शिलालेख को ही हम दशपुर शिलालेख भी कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा दशपुर अभिलेख है, वर्ल्ड का सबसे पहला एडवर्टीजमेंट हमको वहीं पे मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। रेशम बुनकरों की जानकारी हमको वहीं से मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा स्मारक के तौर पे मंदिर, चैत्य विहार, ये सारे, और गुप्तकालीन सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। आप अभी आगे चलकर देखेंगे कि हमारे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, है ना, रजत की मुद्राएं इशू की थी, जिसको रूपक कहते थे। तो ये सारी चीजें अभी अपन देखने वाले हैं। अगर मैं दोस्तों आपसे संस्थापक की बात करूं, तो हमारे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और इनका उल्लेख हमको कहां पे मिलता है, ईसिंग के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है दोस्तों, ईसिंग के द्वारा हमको इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इनका जो रीजन था वो मगध वाला रीजन था और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला रीजन था। और ये लोग हमारे वैश्य समाज के थे। किस समाज के थे, ये जो हमारे गुप्ता वंश था, गुप्त वंश था, ये हमारा वैश्य समाज था। मतलब हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा है ना, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये लोग वैश्य थे। तो अब सोचिए यहां से अब किसका डोमिनेंस शुरू हो गया था, वैश्य लोगों का डोमिनेंस शुरू हो गया था, दैट इज मर्चेंट्स का। और ट्रेडर्स, ये जो हमारे बिजनेसमैन हुआ करते हैं, इनका यहाँ पे दबदबा शुरू होने को हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पे आवाज आएगी क्या सर, वहां की बाहर जो हो रहा है, आएगी? ठीक है सर, चलिए।
फिर नेक्स्ट दोस्तों, अब हम रूलर्स की बात करें, संस्थापकों की बात करें, तो सबसे पहले तो हमारे आते हैं श्रीगुप्त, जो हमारे संस्थापक थे। फिर नेक्स्ट रूलर हमारे आते हैं घटोत्कच, फिर हमारे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर हमारे आते हैं समुद्रगुप्त, फिर हमारे आते हैं रामगुप्त। रामगुप्त समुद्रगुप्त के प्रथम बड़े बेटे थे। फिर हमारे आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर हमारे आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, फिर हमारे आते हैं स्कंदगुप्त, फिर हमारे आते हैं उत्तरवर्ती गुप्त। और इसके में हमारे लास्ट में कौन आएंगे दोस्तों, तो विष्णुगुप्त हमारे जो थे वो लास्ट रूलर थे किसके, गुप्ता डायनेस्टी के। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे और आगे बात करूं तो श्रीगुप्त हमारे क्या हुआ करते थे, संस्थापक हुआ करते थे। और 240 से लेकर 280 एडी तक इनका शासनकाल रहा है। सीई भी इसको बोलते हैं, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, तो आप सीई और एडी आप दोनों से समझ सकते हैं। तो 240 से लेकर 280 एडी तक हमारा किसका शासनकाल रहता है, हमारे श्रीगुप्त का शासनकाल रहता है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी उपाधि। तो उपाधि इनको कौन सी मिली थी दोस्तों, महाराज की उपाधि मिली हुई थी। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इनका उल्लेख ई सिंह के द्वारा दिया गया है और इनने ही गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, अगले हमारे आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच की मैं अगर आपसे बात करूं तो इनका वर्णन हमको सूफिया अभिलेख में भी देखने को मिलता है। सूफिया अभिलेख कहां पे था सौरभ सर, ये हमारे रीवा मध्य प्रदेश में एक संभाग है रीवा में हमारे 6 जिले आते हैं रीवा संभाग में। तो रीवा में हमको किसका, घटोत्कच का वर्णन देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था वो, और उसमें बताया गया है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हम घटोत्कच को मानकर चलते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो घटोत्कच की अगर मैं बात करूं तो श्रीगुप्त के पुत्र थे एवं उत्तराधिकारी था। ही इज द सन एंड सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्त। और 280 से लेकर 319 ईस्वी से एडी तक इनका शासनकाल था, ईस्वी तक मतलब। और नेक्स्ट आता है कि ये इनके पिताजी का नाम श्रीगुप्त था और इनको भी महाराज की उपाधि मिली हुई थी और गुप्त राज्य का इनने विस्तार किया था और चंद्रगुप्त प्रथम के पिताजी थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों सूफिया अभिलेख। सूफिया अभिलेख का मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये हमारी रीवा में मिलता है। रीवा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और इसमें बताया गया है कि घटोत्कच को ही गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। और काल कौन सा है, ये गुप्त काल है। और शासक कौन है, हमारे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय पे हमारा क्या लिखवाया जाता है, हमारा सूफिया अभिलेख लिखवाया जाता है। तो इस चीज को याद रहिएगा, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने शायद किसी और का नाम ले लिया था स्कंदगुप्त की जगह, तो हमारा स्कंदगुप्त है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मी लिपि को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला आता है दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो वास्तविक संस्थापक हमारे गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसको महाराजा धीराज का उपाधि मिला हुआ था। तो दो चीजें तो ये हो गई। देखिए महाराजा धीराज की इसको उपाधि मिली हुई थी, तृतीय शासक था हमारे गुप्त वंश का। और नेक्स्ट आता है हमारा गुप्त संवत, इसी ने शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 319 एडी में। और समुद्रगुप्त के पिता थे ये, और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक दैट इज ही इज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, है ना, ही इज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो ये चीज आपको याद रखना है। इनकी शादी हमारी जो होती है कुमार देवी से होती है। तो कुमार देवी से जब इनकी शादी होती है, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, तो इन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक तरफ इन दोनों की मतलब चंद्रगुप्त प्रथम की और हमारी कुमार देवी की मूर्ति फोटो रहती है और दूसरी तरफ देवी देवताओं की फोटो रहती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों अगली चीज में अगर आपसे बताऊं तो नेक्स्ट हमारे आते हैं समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का महानतम शासक अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो थे हमारे समुद्रगुप्त और दूसरे थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के हमारे सबसे महानतम शासकों में से एक थे। तो नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त प्रथम के हमारे पुत्र थे और वीए स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि हरिसेन ने इनके लिए प्रयाग प्रशस्ति जारी की थी, तो ये चीज भी आपको याद होगा, इलाहाबाद में। और इनको भी महाराजा धीराज का टाइटल मिला था, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। इनने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये महान विजेता कवि एवं संगीतज्ञ थे, है ना, तो संगीतकार थे। तो देखिए इन्होंने मतलब ये बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। इनका एक बहुत फेमस सिक्का था जो कि जारी किया गया था। ये हाथ में वीणा लेकर बैठे हुए थे, इसलिए इनको वीणा वादक वाला सिक्का भी एक इनके समय पे इशू होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही याद रखनी है कि वीए स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। वीए स्मिथ कॉल्ड हिम एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये चीज भी आपको दोस्तों याद रखनी है। फिर अगला हमारा आता है समुद्रगुप्त के इतिहास की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला प्रयाग प्रशस्ति, जो कि किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था।
और इसमें समुद्रगुप्त की विजय के बारे में और उपलब्धियों का वर्णन हमको देखने को मिलता है, दैट इज इट डिस्क्राइब्स द समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट एंड अचीवमेंट्स। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था स्वर्ण मुद्राओं के बारे में, तो ये देखिए ऐसी कुछ हमारी स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। इनमें से हमारा समुद्रगुप्त को योद्धा दिखाया गया, वीणा वादक दिखाया गया और अश्वमेध यज्ञ करता दिखाया गया। इन 3 इमेजेस के थ्रू हमको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, अगला हमारा आता है एरड़ अभिलेख। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एरड़ अभिलेख। एरड़ कहां पे है सौरभ सर? एरड़ हमारे सागर वाले रीजन में। कहां है मेरे प्यारे साथियों? सागर। मध्य प्रदेश में एक और संभाग है सागर, जिसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश में ही एक सागर जिला है, सागर संभाग है, वहीं पे हमारा बीना नदी के तट पर एरड़ स्थित है। और बीना नदी के तट पर ही आपको एक चीज याद रखना है कि ओमान की मदद से एक ऑयल रिफाइनरी बनाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं बीना ऑयल रिफाइनरी। तो वो भी कहाँ पे है? हमारे सागर में ही है, ये भी याद रखिएगा। ओमान देश की मदद से बनवाया गया था। 2 बातें तो ये हो गई। और एरड़ अभिलेख है ना, तो वहां पे हमको पता चलता है कि ये जो हमारे समुद्रगुप्त थे वो उनका रेस्ट करने का प्लेस था, और उसी को वो बोला करते थे स्वभोग नगर। क्या बोलते थे? स्वभोग नगर बोलते थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। एरड़ अभिलेख से आपको स्वभोग नगर भी याद रखनी है। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप एरर से याद रखना चाहते हैं तो सती प्रथा। सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य हमको यहीं से मिलते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। एरड़ अभिलेख कहाँ पे है? सागर में है। इसी को हम क्या बोला करते थे? इसी यहाँ पे हमारे समुद्रगुप्त रेस्ट करने जाते थे, तो उसको ही हम क्या बोलते थे? स्वभोग नगर। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सती प्रथा के साक्ष्य हमको यहीं से मिलते हैं। सती प्रथा का आपने सुना होगा कि इसको खत्म किसने किया था? 1829 में हमारे राजा राम मोहन रॉय की मदद से किसी ब्रिटिशर ने खत्म किया था। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक तो नहीं थे वो? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एक बार कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा उपाधियां। अगर मैं आपसे समुद्रगुप्त की उपाधियों की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही उपाधियां हैं। एक हमारा कविराज है और नेक्स्ट हमारा आता है परम भट्टार्क। ये दोनों उपाधियां सबसे इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं दोस्तों। किसको मिली थी? हमारे समुद्रगुप्त को मिली थी। कविराज क्योंकि वो अच्छे, मैंने आपको बताया, पोएट भी बहुत अच्छे थे, वॉरियर भी थे। देखिए आगे चलकर मैं अभी आपको बताऊंगा, जब वो पैसे देने में आते थे ना तो उनको कुबेर से कंपेयर किया जाता था कि ले भाई कितना लेगा, और जब वो जान लेने में आते थे ना तो उनको यमराज से कंपेयर किया जाता था कि अब तो भाई अब सब लेके ही रहूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आता है सर्व उत्तेजत, है ना, और अश्वमेध पराक्रम और महाराजा धीराज। इन टाइटलों से भी हमारे समुद्रगुप्त को जाना जाता था। आपको एक ये याद करना है और एक परम भट्टार्क याद करना है दोस्तों। अगला अगर मैं आपसे बात करूं तो समुद्रगुप्त के विजयों की बात करते हैं हम। तो देखिए जो हमारे समुद्रगुप्त थे वो एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, है ना। तो वो इतने पावरफुल थे कि देखिए अगर मैं आपसे भारत देश बताऊं, ये हमारा मान लीजिए भारत देश है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये हमारा जो आर्यवर्त वाला रीजन है, तो ये हमारा हिमालय है, मैंने आपको समझाया था। तो हिमालय से लेकर नर्मदा वाला जो रीजन है उसको हम आर्यवर्त कहते हैं, और हमारा जो हिमालय से लेकर हमारा पूरा नीचे तक का रीजन है उसको हम भारतवर्ष कहते हैं। ये तो मेरे को लगता है कि आप सभी को आता होगा। तो हिमालय से लेकर जो हमारा नर्मदा वाला रीजन है, यहाँ पर हमारे समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया था साथियों? 9 राजाओं को पराजित किया था, और उन 9 राजाओं से फिर क्या कर लिया था? उनकी जमीन अपने पास कैप्चर करके रख लिया था। इसको हम बोलते हैं विलय कर लेना। विलय का मतलब होता है दोस्तों एनेक्सेशन कर लेना। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर दूसरी बात आती है अब साउथ इंडिया की बात। अगर मैं आपसे साउथ इंडिया की बात करूं दोस्तों दक्षिण में, तो इसने दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया था? 12 राजाओं को हराया था। और उन राजाओं की जगह एनेक्स नहीं किया था, लेकिन उनसे बोला था कि मेरे को समय समय पे आपसे पैसा चाहिए। पैसे का मतलब क्या? मुझे आपसे कर वसूली करूंगा। मैं आपसे क्या करूंगा? कर वसूली, मतलब मैं आपसे टैक्स लिया करूंगा। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है ना। तो उत्तर भारत मतलब आर्यवर्त अभियान इसने जारी किया था। सबसे पहला अभियान था आर्यवर्त, मैंने आपको समझाया। हिमालय से लेके हमारा नर्मदा नदी तक का रीजन जो है उसको ही हम आर्यवर्त कहते हैं। और उत्तर भारत में मैंने साथियों आपको बताया था 9 राजाओं को इसने पराजित किया था, और उसने विलय नीति दैट इज एनेक्सेशन वाला पॉलिसी इसने यहाँ पे अपनाया था। तो एनेक्सेशन यहीं पे इसने शुरू किया था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर मैंने दोस्तों आपको साउथ वाला बताया था। तो साउथ की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां उसने 12 राजाओं को हराया था, और उससे उनने क्या लिया था? कर लिया था, है ना। तो 12 राजाओं को पराजित कहां किया था? साउथ में किया था, लेकिन राज्य नहीं मिलाया था, है ना, अपने में शामिल नहीं किया था, और उन्हें करदाता शासकों के रूप में जोड़ लिया गया था। दैट इज अलाउड देम टू रूल एज ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, ठीक है। और यहां पराजित कर पुनः राज्य लौट गया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति से आपको किसका नाम याद रखना है? हरिसेन का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है आपको? हरिसेन का नाम याद रखना है। किस भाषा में है मेरे प्यारे दोस्तों? संस्कृत भाषा में है। और कौन सी लिपि? लिपि हमारी ब्राह्मी लिपि है। मैंने 10 बार बताया है कि जब आप लेफ्ट से राइट लिखते हो तो वो कौन सी लिपि होती है? ब्राह्मी लिपि होती है। और जब आप राइट से लेफ्ट लिखते हो तो वो हमारी खरोष्टी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? खरोष्टी लिपि होती है। ये चीज भी याद रखना है। ब्राह्मी से चलो एक चीज और याद रख लो, 1837 कौन सा साल है? 1837। किसने? जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम बोला बच्चों मैंने? जेम्स प्रिंसेप बोल रहा हूं मैं, है ना। तो इसने क्या किया था? सबसे पहली बार पढ़ा था किसको? हमारे खरोष्टी को। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। रहेगी ना याद? बिल्कुल रहेगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, और 33 क्या है हमारी? पंक्तियां हैं। और समुद्रगुप्त की हमारी इसमें विजयों के बारे में पता चलता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर मैं आपको इनके सीमावर्ती राज्यों की बात करूं, सीमावर्ती मतलब होता है बॉर्डरिंग स्टेट्स, तो सबसे पहले तो हमारे 5 राजतंत्र थे जिनका नाम आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, दैट इज 5 मोनार्कीज। और 9 हमारे गणराज्य थे, मतलब क्या? 9 रिपब्लिक थे। 9 क्या थे? रिपब्लिक थे। और 5 हमारे क्या थे? मोनार्कीज थे, है ना। देखिए, मोनार्की वहां होता है जहां पे राजा बैठा हुआ है ना, जनता से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिपब्लिक वो होता है जहां पर आप उनको चुनकर भेजते हो। आप मतलब इंडिया क्या है हमारा? इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, है ना। भारत एक क्या है? गणराज्य है ना, है ना। कैसे? मतलब आपने प्रधानमंत्री को कैसे भेजा? आपने उनको वोट करके भेजा, उनको चुनकर भेजा, उनको इलेक्ट करके भेजा, है ना। याद रहेगा। तो 9 क्या थे हमारे? जल्दी बताइए साथियों। गणराज्य थे और 5 राजतंत्र थे, है ना। और कर, अधीनता एवं निष्ठा की नीति इसने अपनाई थी। एरड़ अभिलेख की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको बताया था ये हमारे कहां पे है? सागर वाले क्षेत्र में है। कहां पे है? सागर। सागर कहां पे है? हमारे मध्य प्रदेश में है। किस नदी के पास है दोस्तों? तो ये बीना नदी हमारी, और बीना नदी के पास ही हमारा बीना ऑयल रिफाइनरी है। किसकी मदद से बनाया गया है? ओमान देश की मदद से बनाया गया है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। एरड़ अभिलेख की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा की गई है मेरे प्यारे साथियों? कनिंघम के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? कनिंघम। और 1873 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर, एएसआई का जनक किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो यही है वो, है ना, एएसआई के जनक। याद है। फिर चौथे कौन बने थे हमारे एएसआई के डायरेक्टर? जॉन मार्शल बने थे। जॉन मार्शल ने किन 2 लोगों की नियुक्ति की थी? सबसे पहले तो सौरभ सर दयाराम साहनी की थी, जिनने 1921 में हमारा हड़प्पा की खोज की थी। और फिर किसकी की थी? मोहनजोदाड़ो में 1922 में। किसकी? 1922 में मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी किसने की थी? आरडी बनर्जी, दैट इज राखेल दास बनर्जी ने की थी। तो ये सारी चीजें आपको इंटरलिंक हो रही होगी, मैं आशा करता हूं, ठीक है। और इसमें हमारे समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी का वर्णन देखने को मिलता है। तो समुद्रगुप्त की जो हमारी वाइफ थी उनका नाम था दत्ता देवी, और एरड़ को उनका स्वभोग नगर भी कहा जाता था। ये चीज मैंने अभी आपको बताई है। एमपीपीएससी के जो भी बालक और बालिका प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पूरा, है ना, एरड़ अभिलेख का। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला मैंने बताया था कि दानशीलता में हमारे भाई साहब को किससे कंपेयर किया गया है? कुबेर से। और क्रोध में किससे कंपेयर किया गया है? यमराज से, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इट मींस दैट ही इज कंपेयर्ड एज कुबेर इन जेनरोसिटी एंड यमराज इन रेथ। मतलब जब बर्बादी करने में आते थे ना हमारे भाई साहब, तो किसी को नहीं छोड़ते थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा सांस्कृतिक योगदान। इनके समय पे हरिसेन वसुबंधु हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना। और नेक्स्ट आता है अश्वमेध की मुद्राएं, वीणा वादक वाली मुद्राएं, और साहित्य के संरक्षक में इनको जाना जाता है। तो ये सारी चीजें तो हम जानते हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं अब आपसे बात करूं कि हमारे जो समुद्रगुप्त रहते हैं, तो समुद्रगुप्त जो हमारे समुद्रगुप्त रहते हैं, तो समुद्रगुप्त के हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा होता है रामगुप्त, और छोटा बेटा जो होता है हमारा वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो हमारे रामगुप्त होते हैं बड़े होते हैं, तो बड़े की पहले शादी कर दी जाती है। जैसे आप भी घर के शायद बड़े होंगे आप में से कोई, तो आप लोग की शादी करवा दी जाएगी। फिर बढ़िया आपको रसगुल्ले, लड्डू, मिठाई सब मिला करेगा डेली, है ना। चलिए, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे रामगुप्त हुआ करते थे, रामगुप्त की क्या करवा दी गई? शादी करवा दी गई। अब मैं आपको बताता हूं कि शादी किससे करवाई गई? हमारी ध्रुव देवी से इनकी शादी करवाई गई। तो दोस्तों क्या होता है, कुछ समय के बाद हमारे जो शक रहते हैं, शक डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था। उसमें भी कौन रहते हैं हमारे? रहते हैं रुद्र सिंह तृतीय रहते हैं। ये चीज भी आप याद कर लीजिए। रुद्र सिंह तृतीय रहता है।
तो ये भाई साहब क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, हमारे गुप्त वंश के प्रतापी राजा रामगुप्त के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये हार जाते हैं। अब जब ये हार जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे रुद्र सिंह तृतीय रहता है, शक डायनेस्टी का वो रूलर रहता है, वो बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा वो बोल रहा था, ठीक है। तो वो बोलता है अब मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए। बीवी का नाम क्या है, हमारी ध्रुव देवी। तो हमारे जो रामगुप्त रहते हैं इतने प्रतापी रहते हैं, इतने पावरफुल रहते हैं कि वो मान भी जाते हैं कि ठीक है भाई तू बीवी ले ले, है ना, क्या है शादी तो फिर हो जाएगी लेकिन जान तो वापस नहीं आएगी ना। तो अब क्या होता है कि अब जो इनके छोटे भाई थे रामगुप्त के, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका तो यार दिमाग खराब हो गया। वो बोले कि यार तेरे को शर्म ना आई, तेरा बाप इतना पावरफुल रूलर था, हाँ, तेरा बाप समुद्रगुप्त था जिसने नॉर्थ इंडिया में 9 राजाओं को हराया और उनका विलय कर लिया और नीचे 12 राजाओं को हराया, है ना, और उनसे बोला कि तुम मेरे को समय समय पे टैक्स ला के देना, और तू उनका बड़ी औलाद होकर, तू उनका बड़ा बेटा होकर तू इतना निकम्मा कैसे हो सकता है ना। तो चंद्रगुप्त बोले द्वितीय कि मैं तेरे को वापस आकर देखूंगा, पहले तो मैं उससे निपट के आता हूं, किससे, रुद्र सिंह तृतीय जो कि शक डायनेस्टी का रूलर था। तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने हमारे ध्रुव देवी से बात कर ली कि आप मत जाइएगा, आपका वेश धारण करके अब मैं वहां पे उनके पास जाऊंगा। तो क्या होता है, हमारा जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं, हमारे क्या पहन के जाते हैं, सलवार पहन के जाते हैं, और क्या लेके जाते हैं साथ में, तलवार लेके जाते हैं, ठीक है। तो तलवार लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं कि रुद्र सिंह तृतीय जब उनको मिलता है तो उसको मार देते हैं। तो यहाँ पे रुद्र सिंह तृतीय मतलब शक डायनेस्टी के उस रूलर की कहानी तो खत्म होती है। अब वो आते हैं वापस, किसको लेकर, ध्रुव देवी को लेकर। अब वो बहुत खुश हो जाता है हमारा रामगुप्त की, अरे वाह मेरी बीवी आ गई वापस, है ना। तो फिर हमारे जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं वो उससे भी जाकर गले मिलते हैं, किससे, अपने बड़े भाई से, और उसको भी एक दे देते हैं। तो यहीं पे हमारे रामगुप्त की भी कहानी क्या होती है, क्लोज होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब कहानी खत्म होती है, अब मुद्दे की बात में आते हैं, ज्यादा खुश नहीं होना है। समुद्रगुप्त के हमारे ज्येष्ठ पुत्र कौन थे, रामगुप्त थे, और ये विवादित माने जाते हैं। काफी लोग बोलते हैं नहीं थे, काफी लोग बोलते हैं, लेकिन अपन को तो लेके चलना है ना, इतने शानदार कैरेक्टर है यार, है ना। तो नेक्स्ट हमारा आता है विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्त में इनका उल्लेख मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, देवी चंद्रगुप्तम में किस किस का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले तो हमको चंद्रगुप्त द्वितीय का मिलता है, फिर किसका मिलता है, ध्रुव देवी का मिलता है, फिर किसका मिलता है, रामगुप्त का हमको उल्लेख मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इन लोगों का उल्लेख हमको किसमें, देवी चंद्रगुप्तम में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है शक शासक से पराजित होकर उन्होंने अपनी रानी ध्रुव देवी को सौंपने की सहमति दे दी। फिर हमारी एंट्री होती है किसकी, असली हीरो चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा विक्रमादित्य है भाई साहब, क्या है हमारा, विक्रमादित्य। मैं अब भी आपको आगे चलकर समझाऊंगा। और इनको ही हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हमारे शकारी कहते थे। क्या कहते थे साथियों, शकारी। शकारी का मतलब क्या होता है, जिसने शक डायनेस्टी वालों को रोना रुला दिया था। तो यही थे वो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उनके छोटे भाई, किसके छोटे भाई, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शासन का क्या कर दिया, वध कर दिया। क्या लेके गए थे अपने साथ, तलवार लेकर गए थे। क्या पहन कर गए थे, सलवार पहन कर गए थे, याद है, चलिए, है ना। और बाद में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो ये चीजें तो हमको क्लियर हो गई है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य के शासक बने। और नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने आपको बताया इनके बारे में कि इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। किसकी उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, और इनको ही शकारी की उपाधि भी मिली हुई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, इनके ही काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। मतलब इनके टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब याद करने वाली है कि गुप्ता एज का गोल्डन पीरियड कहा जाता है ना। गोल्डन पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी किसके समय को कहा जाता है, हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एमपीपीएससी वाले बच्चों, क्या, पाटलिपुत्र और उज्जैन को इनने क्या बनाई थी अपनी राजधानी। किसमें आया है, एसएससी सीजीएल में आया है कि वो एक मात्र कौन से राजा थे जिनने पाटलिपुत्र एवं उज्जैन दोनों को अपनी राजधानी बनाकर रखी थी। तो कौन थे वो, हमारे प्यारे चंद्रगुप्त द्वितीय। और विक्रमादित्य और शकारी की इनको उपाधि मिली थी। और मेहरोली अभिलेख में इनको क्या कहा गया है, चंद्र कहा गया है। सौरभ सर मेहरोली, चलो मैं अभी बताता हूं, ठीक है। तो अब हमारा आता है क्या, टाइटल, उपाधियां। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है दोस्तों, शकारी। फिर क्या आता है, देवगुप्त। फिर क्या आता है, देवराज। फिर विक्रम आदित्य की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है, और शकारी भी इंपॉर्टेंट है। फिर विक्रमांक, फिर चंद्र, फिर परम भागवत। तो परम भागवत भी इंपॉर्टेंट है। अब परम भागवत क्यों मेरे भाई, परम भागवत इसीलिए क्योंकि ये किसको मानते थे, ये वैष्णव धर्म को माना करते थे, भगवान विष्णु के अनुयायी थे। ही इज द फॉलोवर ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, परम भागवत। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि इनको चंद्र नाम से भी जाना जाता था। और ये हमको कहां पता चलता है, मेहरोली अभिलेख। मेरे प्यारे साथियों, मेहरोली कहां पे है, पहली बात तो ये कि ये है हमारे दिल्ली में। कहां है, दिल्ली। दिल्ली तो गए होंगे सभी लोग, है ना, हमारे भारत देश की राजधानी है। तो हमारे दिल्ली में मेहरोली अभिलेख मिलता है। पहली बात ये क्लियर हो गई।
हो गई। दूसरी बात, मेहरौली अभिलेख में एक बहुत खास बात है कि वो 1600 साल पुराना है, कई हजारों साल पुराना है, लेकिन उसकी एक खासियत है, लोहे का बना हुआ है और उसमें एक जंग नहीं आई। आज के साइंटिस्ट भी जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके जा रहे हैं, उनको तक नहीं पता चल पा रहा है कि मेहरौली अभिलेख ऐसा क्या है जो उसके लोहे में जंग ही नहीं लगती। खुला है, एक्सपोजर है सूर्य का, बारिश आती है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है। हमने पढ़ा है ना गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन हमने पढ़ा है, गैल्वेनाइजेशन उसमें आप करते हो, पेंटिंग वगैरह करते हो। तो भैया वहां के लोहे में तो कुछ होता ही नहीं है, मेहरौली के लोहे में कहाँ है? दिल्ली में है। और मेहरौली अभिलेख में हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है? क्या प्यार से क्या कहा गया है? चंद्र कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आता है साथियों, अब हमारा आता है इसके कुछ प्रमुख अभिलेख। तो सबसे पहला हमारा था उदयगिरी का अभिलेख। इसमें उनकी विजयों तथा भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति दिखाई गई है। मैंने अब भी आपको बताया था कि भगवान विष्णु को ये बहुत माना करते थे, इसीलिए इनको परम भागवत की उपाधि मिली थी। फिर हमारा आता है मुद्रा। तो मुद्रा लेख में इनको विक्रमादित्य और शकारी जैसी उपाधियां मिली थी। और शकारी क्यों मिली थी? क्योंकि इन्हें सख्त शासकों को हरा दिया था। बेसनगर मेरे प्यारे साथियों विदिशा मध्य प्रदेश में है, वहां पर इनको परम भागवत की उपाधि मिली थी। याद रहना चाहिए आपको ये सारी चीजें। देखो, शादी कर ली भाई ने, किससे? ध्रुव देवी से। लेकिन ध्रुव देवी के अलावा इनको एक और पसंद थी, इनका नाम क्या था? कुबेर नाग। क्या था? कुबेर नाग। कुबेर नाग की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये नाग वंश की कुमारी हुआ करती थी। ठीक है, जब इनकी शादी देखिए, दो शादी होती हैं किसके? हमारे प्यारे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो पहली शादी किससे होती है? मैंने आपको बताया था ध्रुव देवी से होती है। वो कहानी तो है मजेदार। जो दूसरी कहानी है फिर हमारी किससे शादी होती है? हमारी कुबेर नाग से शादी होती है। तो देखिए अब इनके दो बच्चे भी होते हैं। पहला बच्चा तो इनका होता है कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, जो कि हमारा किसके साथ होता है? देखिए दो बच्चे होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारी ध्रुव देवी और एक हमारी होती है कुबेर नाग। तो जो हमारी ध्रुव देवी होती है इनसे उनको कुमारगुप्त की प्राप्ति होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो हमारी कुबेर नाग होती है, कुबेर नाग जो कि नाग प्रिंसेस थी, इनसे इनको किसकी प्राप्ति होती है? डॉटर। डॉटर का नाम क्या है? प्रभावती गुप्ता। तो ये गुप्ताइन जी आ जाती है ना। प्रभावती गुप्ता जी की अगर मैं बात करूं तो प्रभावती गुप्ता जी का फिर शादी कर दिया जाता है किससे? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रुद्रसेन द्वितीय से करवा दिया गया था। रुद्रसेन द्वितीय, कंफ्यूज नहीं होना है, वो रुद्र सिंह तृतीय था जो कि शक डायनेस्टी का था, जो कि किसको पकड़ कर ले गया था? जो कि पकड़ कर ले जाने वाला था ध्रुव देवी जी को। फिर सलवार पहनकर कौन गए थे? हमारे प्यारे चंद्रगुप्त द्वितीय गए थे। ये सारी चीजें तो बड़ी अच्छे से याद हो जाती है। तो देखो फिर से समझा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से समझना। मैंने बोला हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते थे, और इनने पहली शादी की किससे? ध्रुव देवी से, जिससे उनको कुमारगुप्त प्रथम की प्राप्ति होती है संतान के तौर पे। और कुमारगुप्त प्रथम रहते हैं आगे किसके बाद? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, जो कि पूरे वंश को संभालते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी आती है कौन? कुबेर नाग। कुबेर नाग को एक बेटी की प्राप्ति होती है और उनकी बेटी का नाम रहता है प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता की शादी किससे करवा दी है? रुद्रसेन द्वितीय से करवा दी जाती है, जो कि हमारी वकाटक वंश के प्रतापी राजा होते हैं। अब याद आया, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, क्लियर हो गया होगा वकाटक वंश के बारे में। अगर ये भारत देश का नक्शा है तो ये हमारे गुप्ता वाले लोग थे। यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं वकाटक वंश का संस्थापक लोग रहा करते थे, राजा लोग रहा करते थे, रूलर्स। तो अगला आता है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध की अगर मैं बात करूं तो इनकी पत्नी कौन रहती है? ध्रुव देवी। और एक और पत्नी कौन रहती है? हमारी कुबेर नाग रहती है। तो कुबेर नाग से इनको कौन बेटी होती है? प्रभावती गुप्ता होती है। प्रभावती गुप्ता का वैवाहिक संबंध किन लोगों के साथ होता है? वकाटक वंश के राजाओं के साथ हो जाता है, वकाटक वंश के साथ होता है। तो वकाटक के राजा कौन थे? हमारे रुद्रसेन द्वितीय, उससे शादी हो जाती है किसकी? प्रभावती गुप्ता की। और इसी तरह से गुप्त और वकाटक के बीच में क्या? मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाते हैं। तो ये चीज हमको याद रखनी है ना। तो अब मैंने आपको बताया है विजय के बारे में। तो सबसे पहली विजय तो दोस्तों आप शक विजय याद रखिए, तो उसका राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रुद्र सिंह तृतीय। मैंने आपको बताया था कि रुद्र सिंह तृतीय को हमारे कौन हरा देते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय हरा देते हैं, ठीक है। और मालवा, गुजरात और काठियावाड़ वाले रीजन में क्या करते हैं? अपना अधिकार कर लेते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, रजत मुद्राएं। कैसी मुद्राएं? हमारी रजत मुद्राएं, मतलब ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। सिल्वर जो कि चांदी बहुत महंगी चल रही है, काफी लोग घाटे में जा रहे हैं, है ना, सब घाटे में जा रहे हैं ना। तो हमारा क्या होता है कि सिल्वर की मुद्राएं सबसे पहली बार किसने शुरू की थी? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू की थी, और उसको ही रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? रूपक कहा जाता था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा आता है चंद्रगुप्त द्वितीय की धार्मिक नीति की अगर बात करूं तो वैष्णव धर्म को माना करता था, भगवान विष्णु का अनुयायी था, दैट इज ही इज द फॉलोअर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसको ही परम भागवत कहा गया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं परम भागवत कहा गया है कहां पर, तो ये हमारा बेसनगर का अभिलेख। बेसनगर
कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे विदिशा वाले क्षेत्र में है, बेसनगर, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है, इसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता थी। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस थी। ये बुद्ध वालों को भी अपना लेता था, मतलब उनको फॉलो नहीं करता था, मतलब उन लोगों के साथ इसकी हेट्रेडनेस नहीं थी, घृणा नहीं थी, है ना। तो बौद्ध धर्म वालों से भी इसके अच्छी संबंध थे, जैन वालों से भी थे, और हमारे हिंदू लोगों के साथ तो थे ही, ऐसे सबके साथ ही रखता था। जो फॉरेन से भी आते थे, चाइना वगैरह से, उनके साथ भी अच्छे से रहता था। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, इसके समय पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे एसएससी और रेलवे वाले जो प्यारे साथी हैं, है ना, जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, इन सब वनडे एग्जाम्स, मतलब इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि हमारा पूछा जाता है दो लोगों के बारे में, एक है हमारा हुएनसांग, एक है हमारा फाहियान। तो हुएनसांग किसके समय पे आया था? हर्षवर्धन के समय पे आया था। और फाहियान किसके समय पे आया था? हमारा फाहियान आया था हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज पूछी जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा फाहियान था, ये हमारा चीनी यात्री था। कहां से आया था? चाइना से आया था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है कि इसको ही हम कुंद के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से? कुंद नाम से जाना करते हैं। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फू खो खी। क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों? फू खो खी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा आता है फाहियान। देखो आ गया ना फाहियान। तो फाहियान कैसा था? हमारा एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। किसके समय पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दैट इज ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। और कुंद कहा जाता था भाई को। आपके मम्मी पापा लोग आपको प्यार से बोला करते होंगे, जब आप बहुत ब्रिलियंट रहते हैं, है ना, आप में बहुत दिमाग तेज चलता है आप लोगों का, तो आपके पापा मम्मी प्यार से बोलते होंगे हमारा बच्चा तो बिल्कुल कुंद बुद्धि है ना। मतलब ये आपकी तारीफ कर रहे हैं, है ना, वो फाहियान से आपको कंपेयर कर रहे हैं कि फाहियान भी बहुत ब्रिलियंट था, ठीक है। तो इसीलिए आपके पेरेंट्स भी क्या बोलते होंगे? आपको शायद कुंद बुद्धि बुलाते होंगे। तो आपको बुरा नहीं मानना है, आप ये सोचो कि आपकी तारीफ हो रही है। मम्मी पापा ना माने तो उनको ये वाला वीडियो दिखा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, भाई साहब ने कौन सी किताब लिखी थी? फू खो खी लिखी थी। और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था एवं बौद्ध तीर्थों का भ्रमण भी किया था भाई साहब ने। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और भाई साहब लैंड रूट के थ्रू हमारे यहाँ भारत आए थे। फिर अब देखो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे आएंगे नवरत्न। किसके नवरत्न? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको अब हम अच्छे से देखेंगे। तो नवरत्न की मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले हमारे आते हैं कालिदास। ये एक महान कवि थे। कालिदास को अभी हम बहुत अच्छे से डेप्थ में देखेंगे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, विक्रमो वर्ष्यम, मेघदूतम, बहुत सारी चीजें लिखी हैं भाई। इनने ड्रामा लिखे हैं, इनने महाकाव्य लिखे हैं, इनने एपिक्स लिखे हैं, इनने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आज हम अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। और धनवंतरी आते हैं, ये हमारे क्या थे? वैद्य थे, दैट इज ही इज अ फिजिशियन। फिर हमारे कौन आते हैं साथियों? वहरा मिहिर आते हैं, ये हमारे खगोल शास्त्री थे। तो खगोल शास्त्री मैंने आपको कई बार बताया, ही इज एन एस्ट्रोनॉमर। तो ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। एक होता है एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोल शास्त्र। मतलब आप ग्रह नक्षत्र देखकर बता रहे हो कि क्या सब सही चल रहा है कि नहीं हमारे भाई का। लेकिन जो हमारे हाथ देखकर बताते हैं वो ज्योतिष होते हैं। वो कौन होते हैं? ज्योतिष। बोलते लाओ 500 रुपए तो मैं आपका यूपीएससी में रैंक 1 लाकर दूंगा, है ना, और नहीं दोगे तो आपके ऊपर पाप लग जाएगा। ये चीज भी समझ लेना, ठीक है। तो हमारे वहरा मिहिर कैसे थे? खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह भाई साहब ने क्या लिखी है? अमर कोश लिखी है। फिर हमारे कौन आते? शंकु। शंकु हमारे कौन थे? शंकु भैया हमारे वास्तुकार थे। इनको ही हम आर्किटेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? आर्किटेक्ट। फिर हमारे आते हैं शनपक। शनपक हमारे ज्योतिष से, ये वही है। ला बेटे 500 रुपए, मतलब एस्ट्रोलॉजर, है ना। ये क्या थे? एस्ट्रोलॉजी करते थे, एस्ट्रोलॉजर थे। क्या थे साथियों? एस्ट्रोलॉजर थे। फिर हमारा क्या आता है? वहरा रुचि। तो ये हमारे क्या थे? व्याकरण आचार्य थे, दैट इज ही वॉज अ ग्रामेरियन। ये क्या थे? हमारे वहरा रुचि हमारे ग्रामेरियन थे। और हमारे वेताल भट्ट क्या थे? विद्वान थे। विद्वान कौन होते हैं? जो हमारे स्कॉलर होते हैं, है ना। स्कॉलर लोग बहुत विद्वान होते हैं ना। तो ये चीज तो आपको पता ही होगा। ये मतलब हमारे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको राय सलाह दिया करते थे, ठीक है। फिर लास्ट हमारे आते हैं घटकर पर। ये हमारे कवि थे। तो इन लोगों का, नवरत्न लोगों का आपको हमारे नाम याद रखना है। ये कभी कभी हमारे मेंस में आता है। मेंस किसके मेंस में? यूपीएससी और हमारा जो एमपीपीएससी है और यूपीपीसीएस है, स्टेट पीसीएस होते हैं, उनके मेंस में कभी कभी नवरत्न को सीधा 2 मार्कर या फिर 5 मार्कर के तौर पे पूछ लेता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी होती है, किससे होती है? ध्रुव देवी से होती है। और किससे होती है? नागसेन से होती है। तो ध्रुव देवी से कौन होते हैं? कुमार गुप्त प्रथम होते हैं। और नागसेन, है ना,
नाग सेन रहती है ना, कुबेर नाग रहती हैं, तो उनसे उनकी बेटी का नाम रहता है प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता का हमारा जो पति रहता है वाकाटक वंश का शासक कौन था, रुद्रसेन द्वितीय। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है भाई। मेरा क्या, सबका दिमाग खराब हो जाए यार, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहे और मजा भी आता रहे, बिल्कुल एक मूवी की तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हमारे कौन रहते हैं, कुमारगुप्त प्रथम रहते हैं। शासनकाल की मैं अगर आपसे बात करूं तो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक हमारा शासनकाल किसका रहता है, हमारे कुमारगुप्त प्रथम का रहता है। और महेंद्र आदित्य और शंकर आदित्य की इनको उपाधियां मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, शंकर आदित्य। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे लंबा शासनकाल किसका रहता है, हमारे कुमारगुप्त प्रथम का रहता है। ये चीज आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट रेन अमंग द गुप्ता रूलर्स किसका रहता है, हमारे कुमारगुप्त प्रथम का रहता है। फिर दोस्तों अगला हमारा क्या आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय। मैंने आपको 10 बार पढ़ाया होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है मेरे प्यारे साथियों, बिहार में है। तो इसका संस्थापक कौन था, हमारे कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं तो पहली विश्व की आवासीय विश्वविद्यालय थी। आवासीय का मतलब क्या होता है, इट इज द फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। विच यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये चीज आपको याद रखती है। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है दोस्तों कि ये हमारे विष्णु भक्त थे, इसीलिए इनको भी परम भागवत कहा गया है। और इनके पिताजी भी विष्णु भक्त थे, इसीलिए उनको भी परम भागवत कहा गया है। तो ये चीज तो याद रख लेना। पिताजी की एक खासियत थी, उनको क्या कहा जाता था, शकारी। पिताजी कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है। फिर अगला हमारा आता है अश्वसेन यज्ञ संपन्न किया इन्होंने। मयूर, कार्तिकेय और अश्वमेध प्रकार की इनने मुद्राएं जारी की। मयूर कौन होता है, हमारा पीकॉक। हमारा मयूर कौन है भाई, हमारा पीकॉक है। फिर हमारे कार्तिकेय जो कि गणेश जी के बड़े भाई थे और शिव पार्वती जी के बड़े बेटे थे। और अश्वमेध प्रकार की इनने सिक्के मुद्राएं जारी की। फिर दोस्तों अगले हमारे आते हैं कुमारगुप्त प्रथम की। अगर मैं आपसे बात करूं तो इनको ही शक्रादित्य कहा गया है। इनको उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्रादित्य की उपाधि मिली थी। और बहुत इंपॉर्टेंट अब अभिलेख आ गया, कौन सा अभिलेख, तुमेन अभिलेख। कहां है मेरे प्यारे साथियों तुमेन, तो तुमेन हमारे अशोकनगर में है। कहां पर है, अशोकनगर में हमारा तुमेन है, याद रहेगा। तो तुमेन अभिलेख में इनको शरद ऋतु के सूर्य के समान बताया गया है। किसके समान, शरद ऋतु के सूर्य के समान बताया गया है। दैट इज डिस्क्राइब्स एज लाइक द ऑटम सन इन तुमेन इंस्क्रिप्शन। ऑटम सन की तरह इनको कंपेयर किया गया है भाई साहब को। बहुत तगड़ी पार्टी थी ये भी, है ना। चलिए फिर अब हमारे आते हैं कुमारगुप्त प्रथम की कुछ खासियत की बात करूं दोस्तों। पहली खासियत तो क्या है कि भाई साहब का सबसे लंबा शासनकाल रहा है, मतलब इनका लॉन्गेस्ट रेन रहा है पूरे गुप्ता एम्पायर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है मेरे प्यारे साथियों कि इनके समय पे सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। दैट इज सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस किसके समय पे लिखे गए थे, तो हमारे कुमारगुप्त प्रथम के समय पे ही लिखे गए थे। कितने, 18 अभिलेख, है ना। तो गुप्त शासक में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके समय पे लिखे गए थे, हमारे कुमारगुप्त प्रथम के समय पे। टोटल 18 अभिलेख थे। सबसे पहला हमारा आता विल्सद का। विल्सद कहां पे है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा कौन सा आता है, अगला हमारा आता है, फिर अगला हमारा था मंदसौर। दोस्तों मैंने आपको मंदसौर का बताया था, इसको ही दशपुर अभिलेख भी कहा जाता है, दशपुर। और इसकी मैं अगर आपसे एक खासियत बताया था शुरू में भी, फिर से बता दे रहा हूं कि जो हमारा मंदसौर अभिलेख है उसको ही हम दशपुर अभिलेख भी कहते हैं। और यहीं पे हमको विश्व का पहला एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जो आप फ्लेक्स बैनर वगैरह लगे देखते हो ना, है ना, रोड में या फिर कहीं अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में एडवर्टीजमेंट जो चलता है, तो वो सब शुरू कहाँ से हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर वाले रीजन से शुरू हुआ था। और वहीं पे रेशम बुनकरों की हमको वहां पे पहली जानकारी देखने को मिलती है। और सूर्य मंदिर के बारे में भी हमको एक वहां पर पता चलता है, किससे, दशपुर अभिलेख से। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर अगला आता है मेरे प्यारे साथियों सांची अभिलेख। सांची का तो आपको मैंने बताया था। देखो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको जोड़ा गया था, सांची। तो बोल भी मत देना, किसको, खजुराहो को जोड़ा गया था। फिर 1989 आता है, तो 1989 में किसको जोड़ा गया, हमारे प्यारे सांची को जोड़ा गया। और फिर हमारा आता है 2003 में किसको जोड़ा गया, तो 2003 में हम किसको जोड़े थे, भीमबेटका को जोड़े थे। तो ये चीज भी याद रखना। फिर अगला हमारा तुमेन अभिलेख आता है। तुमेन मैंने अभी आपको बताया था अशोक नगर वाले रीजन में है ये। फिर अगला हमारा आता है उदयगिरी का अभिलेख। फिर हमारा आता है भीतरी, क्या आता है दोस्तों, भीतरी का अभिलेख आता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला मैं अगर आपसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। यह हमारे नालंदा बिहार वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यह हमारे रेलवे के एनटीपीसी और एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया था कि हमारा
महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं, ऐसा करके कुछ आया था। मतलब इसका ये हुआ कि महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही आया था। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसको कहते हैं, है ना। तो किसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, नालंदा को कहते हैं। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि हीनयान का ऑक्सफोर्ड किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तक्षशिला को कहते हैं। किसको कहते हैं, तक्षशिला। कहां पर है, गांधार। गांधार वाले रीजन कहां पे है मेरे साथियों, पाकिस्तान वाले रीजन में। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो भी रेलवे और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। तो महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड हम किसको कहते हैं, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को कहते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय ही विश्व का प्रथम क्या बनता है, आवासीय विश्वविद्यालय बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन बनता है, हमारा नालंदा बनता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर 1203 में बहुत ही बुरा हुआ कि भक्तियार खिलजी नाम का एक राक्षस था जिसने क्या कर दिया, हमारा पूरा नालंदा को तबाह कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब नालंदा जल रहा था तो 3 महीनों तक वहां पे आग की लपटें दिख रही थी, है ना। तो ये भी बहुत दुखद घटना हुई थी हमारे भारत देश में, है ना। चलिए, और फिलहाल तो अब आप देख ही रहे हैं कि बिहार अभी वापस अपना डेवलपमेंट में आ ही गया है। अभी आपने काफी एक वायरल वीडियो होगा, हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका वीडियो आपने देखा होगा। काफी मतलब पावरफुल, काफी अच्छे, मतलब अच्छे से योगा कर रहे थे। तो राष्ट्रपति महोदय शायद अब उनको कोई सम्मान देंगे, ठीक है, योग के लिए। तो ये सारी चीजें भी शायद आपने देखी होंगी। फिर दोस्तों हमारा आता है क्या, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसके बेटे थे हमारे, जल्दी बताइए, कुमारगुप्त प्रथम के बेटे थे। स्कंदगुप्त के समय पे एक बहुत अच्छी घटना घटित हुई थी। अब अच्छी नहीं, घटिया घटना थी, बेकार घटना थी। इनके समय पे होड़ आए थे। कौन लोग आए थे, होड़ आए थे। तो होड़ों ने आक्रमण कर दिया था। इसमें अच्छाई क्या थी, इसमें अच्छाई ये थी कि इन होड़ों से रेजिस्ट कर लिया था भारत देश को, इसलिए इनको देश रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देश रक्षक नामक इनको उपाधि दी गई है। कैसी उपाधि दोस्तों, देश रक्षक की उपाधि इनको मिली हुई है। फिर अगला क्या आता है, कुमारगुप्त प्रथम के बेटे थे और माता जी का नाम क्या था, देवकी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूछी गई है, देखो क्या लग रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ क्या कि पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। हाँ भाई, ये जो हमारा गुप्ता डायनेस्टी है और एक जो मौर्यन डायनेस्टी है, ये ऐसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जहां इनसे पूछा ना जाए सवाल। तो तुम सोचो साल भर में कितने एग्जाम नहीं हेल्ड हो रहे, और पिछले 10-20 साल में कितने एग्जाम्स नहीं हुए होंगे। तो उसने कितना क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया होगा, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारे गुप्ता डायनेस्टी में अयोध्या किसकी राजधानी थी। तो अयोध्या हमारे किसकी राजधानी थी, स्कंदगुप्त की राजधानी थी। तो पहला सवाल तो हमारा ये आता है। दूसरा सवाल मैंने आपको बताया कि अयोध्या का वर्णन पहली बार कहां देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। तो अयोध्या का वर्णन सबसे पहली बार हमारे अथर्ववेद में देखने को मिलता है। किसमें, अथर्ववेद में देखने को मिलता है, वही जहां हमारा प्यारा राम मंदिर है। और अभी आप न्यूज सुन ही रहे होंगे उसकी भी। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई हमारी दूसरी चीज। फिर अगला एक और क्वेश्चन आता है कि हुड़ों ने आक्रमण सबसे पहले किसके समय पे किया था। तो स्कंदगुप्त के समय पे हुड़ों ने पहली बार आक्रमण किया था। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, इनकी माता का नाम क्या था, स्कंदगुप्त की, इनकी माता का नाम था देवकी। और स्कंदगुप्त का भी आगे चलकर आप पढ़ोगे दोस्तों कि जो हमारा जूनागढ़ अभिलेख था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था, इनका वर्णन वहां भी देखने को मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख में हमारे सबसे पहली बार किसका वर्णन देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन देखने को मिलता है। उनके जो गवर्नर थे उन्होंने ही उसको बनवाया था। फिर आपको सुदर्शन लेख का रेनोवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। फिर दोस्तों अगला हम उपाधियों की अगर बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो है देश रक्षक। फिर हमारी आती शक्रोपम, फिर हमारी आता शक्रादित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारी आती है क्रमादित्य, फिर हमारी आती विक्रमादित्य, फिर हमारी आती परम भागवत। तो बाकी सारी तो कॉमन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी, हमारी देश रक्षक। तो देश रक्षक दोस्तों आपको याद रखती है ना। चलिए, मुद्राएं, हमारे भाई साहब जो थे इन्होंने क्या जारी करवाया था, इन्हें मुद्राएं जारी करवाई थी। तो मुद्राएं कौन कौन सी, सबसे पहले हमारी वृषभ की मुद्राएं, और ये कैसा सिक्का था, रजत सिक्का था, दैट इज सिल्वर कॉइन था। फिर हमारा आता वेदिका। वेदिका की अगर बात करूं तो ये भी हमारा सिल्वर कॉइन में था, लेकिन लक्ष्मी जी पैसे वाली हैं, है ना। तो इनको किस में करवाया, इसने बहुत चालू था, स्वर्ण में, मतलब गोल्डन कॉइन्स में करवाया था। फिर हमारा गरुड़ ध्वज को किसमें, हमारे स्वर्ण के सिक्कों में करवाया था, दैट इज देखो टॉरस को किससे करवाया था, सिल्वर। फिर हमारी वेदिका सिल्वर, लक्ष्मी जी को किससे, गोल्ड कॉइन से। फिर हमारा आता गरुड़, तो गरुड़ ध्वज को किससे, गोल्डन कॉइन से करवाया था। गुप्त साम्राज्य की मुद्राएं हैं ये। देखिए जूनागढ़ अभिलेख का मैं अभी आपको बता ही रहा था, ये हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में है। तो अगला हमारा आता है कि क्या सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है ये, और गुप्त संवत के बारे में 136 का हमको पता चलता है। और हमारे यहाँ पे सुदर्शन झील के रेनोवेशन के बारे में पता चलता है, और होड़ों के आक्रमण का भी हमको यहाँ पर पता चलता है। तो ये दोस्तों, ये जो हमारा सुदर्शन लेक है उसका रेनोवेशन होता है, हमको वो यहीं से पता चलता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए फिर अगला हमारा आता है भीतरी अभिलेख। देखिए
भीतरी की अगर मैं आपसे बात करूं साथियों, तो भीतरी कहाँ पे हमारे गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में है, ठीक है, जहाँ के हमारे माननीय योगी जी क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, भीतरी कहाँ पे है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, और स्कंदगुप्त से संबंधित है ये। और हुड़ आक्रमण का भी उल्लेख हमको इसमें भी देखने को मिलता है, और पुष्य मित्रों की पराजय भी हमको देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, हुड़ आक्रमण देखने को मिलता है, कहाँ पे है, गाजी उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अभिलेख, भीतरी अभिलेख, तो याद रखिएगा। फिर अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हुड़ों का आक्रमण, और यहां से स्कंदगुप्त के समय से हमारा क्या होता है, गुप्ता डायनेस्टी का पतन शुरू हो जाता है। जो हमारे स्कंदगुप्त रहता है, लास्ट प्रतापी रूलर रहता है, मतलब लास्ट प्रोमिनेंट रूलर रहता है हमारा किसका, गुप्त वंश का। इसके बाद से हमारे गुप्त वंश का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि वीक सक्सेसर आते हैं उसके बाद बहुत। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसका जो लास्ट हमारा रूलर रहता है उसका नाम रहता है विष्णुगुप्त। क्या रहता है, विष्णुगुप्त रहता है। ये चीज भी आपको याद रखना है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिर अगर हुड़ों के आक्रमण की मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहला हमारा आता है तोरमन, और फिर कौन आता है, मिहिर कुल आता है। और मिहिर कुल इन सब में से सबसे पावरफुल रहता है। ये चीजें मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय पे क्या होता है, आक्रमण होता है, किनका, हुड़ों का। और स्कंदगुप्त ने हुड़ों को क्या किया था मेरे प्यारे साथियों, पराजित किया था, और गुप्त साम्राज्य की क्या की थी, रक्षा की थी। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों किसको देश रक्षक कहा गया है, अब समझ में आया क्यों देश रक्षक कहा गया, ठीक है, क्योंकि उसने हुड़ों के आक्रमण को रोका था। और मैंने आपको बताया भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन देखने को मिलता है। बाद में गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण हमारा यही बनता है। फिर अगला आता है दोस्तों हमारा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये हमारे अंतिम शासक रहते हैं किसके, गुप्त वंश के। कुमार गुप्त तृतीय के पुत्र रहते हैं, और हुड़ों एवं क्षेत्रीय शक्तियों ने क्या दी थी, इनको चुनौतियां दी थी, और इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हमारा गुप्ता डायनेस्टी होता है खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने अभी तक रूलर्स पढ़ने थे, रूलर्स के बारे में कुछ भी जानना था, तो वो सारी चीजें तो यहाँ से खत्म हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारे गुप्ता डायनेस्टी होती है उसको गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है ना। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय हमारा जो लिटरेरी सोर्सेस थे, जिससे हमको पता चलता है कि उस समय आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ये सारी चीजें अपने पीक पे चली गई थी, मतलब बिल्कुल अपना शिखर छू ली थी, है ना। तो आइए चलिए अब हम उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज अब हम देखते हैं पतन का कारण। पतन के अगर कारण की मैं बात करूं, तो हमारे हुड़ों का आक्रमण हो गया था। निर्बल उत्तराधिकारी थे, जिसका मतलब होता है कि हुड़ इन्वेजन। फिर हमारा आता है वीक सक्सेसर। फिर हमारा आता है प्रोविंशियल रिवॉल्ट्स, इसका मतलब होता है प्रांतीय विद्रोह हो गया था। फिर हमारा आता है राइज ऑफ रीजनल पावर, इसका मतलब होता है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था, जिस अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा क्षेत्रीय शक्ति कौन कौन सी थी। इकोनॉमिक डिक्लाइन आ गया था, आर्थिक पतन शुरू हो गया था। फिर हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, दैट इज प्रशासनिक दुर्बलता आ गई थी हमारे इनके समय पे। अगर मैं आपसे बात करूं हुड़ की, तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के समय पे भी हुआ था, लेकिन मेनली स्कंदगुप्त ने क्या किया था, प्रारंभ में पराजित किया था, ठीक है। और फिर क्या होता है 485 ईस्वी में मालवा, पंजाब और राजस्थान पर अधिकार कर लिया था, किसने, हमारे हुड़ों ने। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अगर दो प्रमुख शासनों की बात करूं, तो सबसे पहले हमारे आते हैं तोरमान, फिर हमारे आते हैं मिहिर कुल। मिहिर कुल सबसे पावरफुल रूलर था, किसका, हमारा हुड़ों का। और फिर आता है हमारा, ये लोग कैसे थे, अत्याचारी थे और मूर्ति भंजक थे। अत्याचारी भाई, बहुत क्रूएल, बहुत ब्रूटल, बहुत बार्बरिक ट्राइब होती है ये हुड़ कोई, है ना। और फिर हमारा आता है कैसे थे ये हमारे मूर्ति भंजक, इसका मतलब होता है आइकोनोक्लास्ट। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट थे हमारे कौन, हुड़ शासक। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। फिर अगर मैं आपसे क्षेत्रीय शक्तियों की बात करूं, तो क्षेत्रीय शक्तियों में हमारी सबसे पहले आती है थानेसर के पुष्यभूति। और पुष्यभूति में ही कौन, हमारे हर्षवर्धन रहते हैं। हर्षवर्धन से क्या याद आ गया, इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे, जिसका नाम क्या था, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, कादम्बरी लिखी थी, और क्या लिखी थी, हर्षचरित्र लिखी थी। और हर्षवर्धन की मैं अगर आपसे बात करूं, तो 618 एडी में, मतलब 618, 618 एडी में पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्षवर्धन की लड़ाई होती है, और उस युद्ध को ही हम नर्मदा का युद्ध भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको याद होंगी, है ना। 618 एडी में नर्मदा का युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर हमारे आते हैं कन्नौज के मौखरी के शासक, है ना। फिर हमारे आते हैं वल्लभी के मैत्रक। फिर हमारे आते हैं दक्कन के चालुक्य। और फिर हमारे आते हैं उत्तरी तमिलनाडु के पल्लव। तो दोस्तों ये हमारी कुछ रीजनल पावर रहती है, जिनकी जो एक मेन कारण बनता है हमारे गुप्ता डायनेस्टी के पतन का। तो चलिए अब हम इसके आगे से शुरू करेंगे लिटरेचर से।
देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपको लिटरेचर मतलब साहित्य की बात करूं तो ये जो हमारा गुप्ता पीरियड था, इस समय हमारा फोक लिटरेचर, फिर हमारा रिलीजियस लिटरेचर, साइंस रिलेटेड, और फिर हमारा था कमेंडेशन फॉर्म, मतलब ये होता है प्रशस्ति पत्र। तो ये सारी चीजें हमारी प्रोमिनेंट होती है। हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर मैं बताऊं तो हमारा लोक साहित्य, फिर हमारा आता है धार्मिक साहित्य, फिर हमारा विज्ञान संबंधी साहित्य, फिर हमारा आता है प्रशस्ति साहित्य। तो ये सारी गुप्त काल के हमारे साहित्य हुआ करते थे। और अब अगर मैं साहित्य की बात करूं और कालिदास का नाम लूं तो ऐसा हो सकता है, कालिदास का नाम ना लूं तो ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो कालिदास कौन थे? कालिदास को ही हमारा भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। और विलियम शेक्सपियर से इनको ये चीज मिली थी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूं तो भारत देश के महानतम एवं सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हमारे कहलाए जाते थे। कौन? कालिदास। तो सबसे पहले इनने किस चीज की रचना की? तो अगर सबसे पहले मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले इनने मालविकाग्निमित्रम की रचना की। फिर नेक्स्ट इनका आता है क्या? अभिज्ञान शकुंतलम, और फिर आता है विक्रमोर्वशियम। फिर अगर मैं महाकाव्य दैट इज एपिक्स की बात करूं, हमारे एपिक्स कौन होते हैं? जैसे हमारे भारत देश के दो सबसे बड़े एपिक तो कौन है? रामायण, और एक और कौन होता है? महाभारत। महाकाव्य है ना, रामायण और महाभारत। तो ऐसे ही हमारे कालिदास ने दो एपिक कौन कौन से लिखे हैं? सबसे पहला आता है रघुवंशम, फिर हमारा आता है कुमार संभवम, फिर हमारा आता है मेघदूतम। और अगर मैं आपसे खंड काव्य की बात करूं तो सबसे पहला हमारा आता है मेघदूत, फिर हमारा आता है ऋतुसंहार। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनको एक बार अच्छे से देखते हैं। देखिए, फिर ये हमारे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अगर मैं आपसे नाटक, नाटक मतलब होता है ड्रामा, तो ड्रामा की बात करूं तो सबसे फेमस ड्रामा इनका है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में इनमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, और मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र। तो अग्निमित्र किसके बाद आते हैं? हमारे पुष्यमित्र शुंग के बाद आते हैं, फिर वसुमित्र आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी, है ना। तो ये कब की बात हो रही है? फिर शुंग डायनेस्टी के रूलर की बात हो रही है। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम की मैं अगर आपसे बात करूं तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन हमको देखने को मिलता है। फिर हमारा आता है विक्रमोर्वशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, है ना। आप में से भी काफी लोगों की प्रेम कथाएं आगे चलकर 1000 साल बाद, 500 साल बाद ऐसे ही लिखी जाएगी। ठीक है, आप मुझे अपनी बता दीजिएगा सारी चीजें, मैं भी एक बुक पब्लिश करके लिख दूंगा, तो 1000 साल बाद शायद लोग आपकी भी कहानियां पढ़ा करेंगे, है ना। चलिए, तो विक्रमोर्वशियम में किसका? पुरुरवा और उर्वशी की कहानी हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे फेमस में से एक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम हमारा सर्वश्रेष्ठ नाटक है, किसका? कालिदास जी का। और महाभारत आधारित हमारे कौन? दुष्यंत और हमारे कौन? शकुंतला की प्रेम कथा का हमको वर्णन देखने को मिलता है। दुष्यंत के ही बेटे कौन होते हैं? भरत होते हैं। भरत के नाम पे ही कौन सा नाम पड़ता है हमारे देश का? भारत नाम पड़ता है, याद है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में भी भारतवर्ष पता चलता है, याद है, याद रखो, है ना। और नेक्स्ट आता है इनका अंग्रेजी अनुवाद, दैट इज इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। कब? 1789 में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे थे। किस किस की लव स्टोरी है? ये हमारे शकुंतला और दुष्यंत जी की लव स्टोरी है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है कि सर विलियम जोन्स के द्वारा इसको क्या किया गया था? ट्रांसलेट किया गया था। किसमें? इंग्लिश में। कब किया गया था? 1789 में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों आता है महाकाव्य। महाकाव्य की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा सबसे पहला कौन सा आता है? कुमार संभवम आता है। कुमार संभवम प्रथम महाकाव्य था। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह एवं कार्तिकेय का जन्म एवं तारकासुर का वध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन चीजों मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट महाकाव्य है ये किसका? हमारे कालिदास जी का। इसमें शिव पार्वती जी की मैरिज, फिर हमारा आता है कार्तिकेय का बर्थ, और हमारा तारकासुर का स्लेइंग मतलब उसका वध के बारे में हमको पता चलता है। फिर हमारा आता है रघुवंशम। रघुवंशम की अगर मैं आपसे बात करूं तो भगवान राम के बारे में हमको पता चलता है और वंश का पूरे उनके वर्णन पता चलता है। तो ये हमारा होगा महाकाव्य। फिर दोस्तों हमारा आता है खंड काव्य, इसको हम गीत काव्य भी कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है ऋतु संहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतु संहार में हमको 6 ऋतुओं के बारे में पता चलता है। अरे भाई, कौन कौन से? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये सब सुने हो ना। तो उनमें से 6 ऋतुओं के बारे में हमको पता चलता है, वर्णन मिलता है। फिर अगला क्या आता है? मेघदूत आता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यक्ष यक्षिणी की विरह तथा अमरकंटक, किसका वर्णन मिलता है? अमरकंटक। और अमरकंटक से ही कौन सी नदी निकलती है? हमारी प्यारी नर्मदा जी निकलती हैं। कौन सी निकलती हैं? नर्मदा जी निकलती हैं। इनकी लंबाई की अगर मैं आपसे बात करूं तो कितनी है? 1312 किलोमीटर। और अगर मध्य प्रदेश में बात करूं तो कितनी है? 1077 किलोमीटर। ये हमारी कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से ही दो और कौन सी नदी निकलती है? एक निकलती है सोन, एक और कौन सी निकलती है? जोहिला।
तो सोन नदी निकलती है, वो कहां पर, हमारे बिहार में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा जी से मिल जाती है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। दरभंगा वगैरह सुने हो ना, दानापुर, है ना, तो उसी के पास जाकर हमारी गंगा जी से मिल जाती। फिर हमारी एक और आती जोहिला। तो अमरकंटक का वर्णन किसमें देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों, मेघदूत में देखने को मिलता है। याद रहेगी, बिल्कुल सर याद रहेगी। फिर अगला हमारा क्या आता है, शूद्रक। देखिए हमारे कालिदास हो गए, अब हम किसको देखेंगे, शूद्रक को देखेंगे। शूद्रक ने हमारे मृचंटकम लिखी है। क्या लिखी है मेरे प्यारे साथियों, मृचंटकम लिखी थी। और ये एक नाटककार थे, दैट इज ही इज अ प्ले राइटर। क्या थे ये, हमारे प्ले राइटर थे। मृचंटकम लिखी है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अब ये भी क्या है, लव स्टोरी है। किस किस के बीच में, चारू सेन और हमारे चारू दत्त और यज्ञ सेन के बीच में, वसंत सेन के बीच में क्या था, प्रेम कथा थी। पहले भी सोचो यार, कितनी सोचने की बात है ना। तो प्रेम कथाएं आज से 1000, 1500, 2000 साल पहले चलती हैं, है ना। आप लोग का तो जन्म 2002, 2003 में हुआ है, तो आप लोग को लगता है कि आप ही के टाइम से प्रेम कहानियां शुरू हुई हैं, पहले तो कुछ होता ही नहीं था, है ना। चलिए ना लल्ला, दुनिया बहुत बड़ी है। तो चारू दत्त और वसंत सेन की क्या प्रेम कथा हमको देखने को मिलती है, किसमें, शूद्रक की लिखी हुई किताब मृचंटकम में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और यथार्थ, इसमें हमको सामाजिक जीवन का हमको देखने को पता चलता है, मतलब रियलिस्टिक है ये बिल्कुल। फिर हमारा विशाख दत्त। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, विशाख दत्त का मैंने आपको क्या बताया था कि एक भाई साहब ने क्या लिखी है, मुद्रा राक्षस लिखी है, और एक और क्या लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। तो जो हमारा मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में हमको देखने को मिलता है चाणक्य और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बीच का संवाद, ठीक है, उनके बीच का कन्वर्सेशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम में क्या देखने को मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम में हमको देखने को मिलता है क्या, हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर हमारी आती है ध्रुव देवी, फिर हमारे आते हैं रामगुप्त, इनके इन तीनों के बीच की कहानी हमको देखने को मिलती है देवी चंद्रगुप्तम में। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो देखिए ये हमारे विशाख दत्त क्या थे, एक नाटककार थे। क्या लिखी इनने, मुद्रा राक्षस लिखी है, और देवी चंद्रगुप्तम भी इनने लिखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना है। राजनीतिक नाटक और चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य का वर्णन। तो देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों क्या आती है, हमारी मुद्रा राक्षस आती। मुद्रा राक्षस में मैंने आपको बताया था किसके ऊपर आधारित है, हमारे चाणक्य की डिप्लोमेसी और चंद्रगुप्त मौर्य के राइस, मतलब हमारा जो चाणक्य रहते हैं उनकी कूटनीति बताई गई है, और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यरोहण पर आधारित है। फिर हमारी देवी चंद्रगुप्तम की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें हमको रामगुप्त, फिर हमारे आते हैं चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी के बीच पर ये हमारी पूरी आधारित है। कौन, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन, विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त का क्या था दोस्तों, मुद्रा राक्षस और हमारा देवी चंद्रगुप्तम। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है साथियों, अमर सिंह। अमर सिंह की अगर मैं आपसे बात करूं तो अमर सिंह ने क्या लिखी है, हमारे अमर सिंह जी ने अमर कोश लिखी है, ठीक है। तो अमर कोश हमारे अमर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, और ये हमारे कोशकार थे। कोशकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेक्सिकोग्राफर। काफी सारे बच्चे बोले कि अरे क्या है ये लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मेरे प्यारे साथियों वो व्यक्ति होता है, वो आदमी होता है जो डिक्शनरी लिखता है। क्या लिखता है, डिक्शनरी लिखने वाले को ही लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है। डिक्शनरी अरे बचपन में पढ़े हो ना, ABCD के बाद क्या आता है ना। स्कूल में आप 4th 5th क्लास में एक पर्टिकुलर एक शब्द ढूंढा करते थे स्कूल में जाके, है ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो वो सारी चीजें, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, अमरकोश के रचयिता थे ये हमारे, क्या लिखा था इन्हें, अमरकोश लिखा था। और फिर हमारा आता है प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश भी थी ये, है ना। फिर अगले आते हमारे विष्णु शर्मा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। तो ये हमारे क्या लिखा करते थे, पंचतंत्र की कहानियां लिखा करते थे। तो पंचतंत्र के हमारे मतलब किसने लिखी है पंचतंत्र की कहानी, हमारे विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, किसके रचयिता हैं ये, हमारे पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा जी। ये एक महान विद्वान थे, है ना, ग्रेट स्कॉलर हुआ करते थे ये। और नेक्स्ट हमारा आता है पशु कथाओं का संग्रह किया करते थे। मतलब क्या होता था, अच्छा चलो, तुमने जीवन में भाई मेरे कुछ ना सुना हो, लेकिन तुमने खरगोश और कछुए की कहानी तो जरूर सुनी होगी। तो खरगोश और जो कछुए की कहानी होती थी उसमें हमको दिखाया जाता था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलोगे तो अंतिम रिजल्ट तक पहुंच ही जाओगे, है ना। याद है खरगोश और कछुए की कहानी। तो ये सारी चीजें हमारे कौन लिखा करते थे, ये हमारे विष्णु शर्मा जी लिखा करते थे, ठीक है। तो इसी में ये कंक्लूजन बता दिया करते थे जानवरों की कहानियों से, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो अब हमारा आता है रिलीजियस लिटरेचर। तो सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों धार्मिक साहित्य की, तो हमारे जो गुप्त काल में लिखी गई थी, तो हमारा कौन सा, विष्णु पुराण लिखा गया था। फिर कौन सा, फिर हमारा भागवत पुराण, फिर हमारा मार्कंडेय पुराण, फिर हमारा क्या आता है नारद स्मृति, फिर हमारा क्या आता है बृहस्पति स्मृति, फिर हमारा क्या आता है
कात्यायन स्मृति। तो ये सारी चीजें जो हमारे धार्मिक साहित्य थे किसके समय पे लिखे गए थे? गुप्त काल में। तो ये हमारे गुप्ता डायनेस्टी के समय पे लिखे गए थे। सबसे पहला मेरे प्यारे साथियों विष्णु पुराण, फिर हमारा भागवत पुराण, फिर हमारा मार्कंडेय, फिर नारद स्मृति, बृहस्पति, फिर कात्यायन स्मृति, ये सारी चीजें लिखी गई थी। देखिए अब मैं आपसे अगर साइंस और एस्ट्रोनॉमी की बात करूं तो हम आर्यभट्ट को कैसे बोलते हैं? भूल सकते हैं, है ना। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? जीरो की, है ना। वो वाला गाना याद है किसी को? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई, भारत ने मेरे भारत ने देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद भी जाना मुश्किल था, धरती और अंबर की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई। ये सारी चीजें याद है ना भाई। मैं सिंगर विंगर नहीं हूँ, सिंगर दूसरे लोग हैं और, है ना, अपने साथ के। तो ये बस मैं आपको जीरो का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, है ना, कि अगर दशमलव, अगर मतलब हमारा ये जो जीरो है, हमारा जीरो, शून्य, अगर ये ना दिया होता तो आप धरती और अंबर की दूरी कभी नहीं पता लगा पाते, है ना। ये जो हमारा काउंटिंग सिस्टम होता है, ये सारी चीजें आप कभी नहीं बता पाते। तो ये हमारा, हमको मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए हमारे भारत के जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, हमारी ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो हमारे महान गणितज्ञ और हमारे खगोल शास्त्रीय थे। ये देख रहे हो टेलीस्कोप जैसा एक यंत्र आपको दिख रहा होगा, है ना। तो भगवान हमारी क्या थे? ये महान गणितज्ञ, मतलब ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, है ना। फिर अगला आता है, इनका जन्म कहाँ होता है भैया? बहुत लेजेंड्स का जन्म कहाँ होता है? हमारे हमारे जो दिग्गज लोग रहते हैं पाटलिपुत्र में। जैसे हमारे बिहार के कौन? बिहार के हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी को आप देखे होंगे, वो भी हमारे बिहार के ही है ना, लालू यादव जी। तो पाटलिपुत्र में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और फिर अगर इनसे ग्रंथ की बात करूं जो इनने बुक्स लिखी हैं, तो कौन कौन सी हैं? आर्यभट्टीय, फिर आर्यभट्ट सिद्धांत, और इनने एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है दश गीतिका तंत्र। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाई। पाई का वैल्यू किसने बताया था? हमारे आर्यभट्ट जी ने ही पाई की वैल्यू बताई थी, याद है। और दशमलव प्रणाली, दैट इज कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू इनने बताई थी। और डेवलप्ड द हमारा डेसिमल सिस्टम, जो डेसिमल होता है ना कि 0.333, है ना, 1.371, ऐसा कुछ भी आप लिख दो जो डेसिमल लगता है ना, कि डेसिमल प्लेस के वैल्यू डेसिमल के बाद। तो ये सारी चीजें किसने बताई है? आर्यभट्ट ने बताई है ना। तो हमारे दशमलव वगैरह ये सब किसने बताया है? आर्यभट्ट जी ने बताया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। कोई कमेंट सेक्शन में मुझे पाई की वैल्यू बताएगा क्या? जो बताएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूं तो मुझे ही मिल जाएगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? हमारे आर्यभट्ट जी ने दिया था। मतलब इनने बताया था कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। इसको ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। सॉरी, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। तो रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है, और रिवॉल्व किसके अराउंड करती है? रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो याद रखना, जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं, और जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा आता है सूर्य और चंद्र ग्रहण की हमारी वैज्ञानिक व्याख्या बताई थी, दैट इज सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स को इनने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था। तो एक है हमारा कौन? ये है हमारा सन, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मून। तो ये ऐसा हमारा क्या होता है, हमको ये सारी चीजें किसने बताई थी? हमको आर्यभट्ट ने बताई थी। एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है साथियों? अगला हमारा आता है कि वहरा मिहिर। वहरा मिहिर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या थे? हमारे खगोल शास्त्री थे, और ये एक हमारे महान मैथमेटिशियन भी थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश की कौन सी जगह पे होता है? उज्जैन में होता है। उज्जैन को ही क्या बोलते हैं हम? उज्जैन को ही मेरे प्यारे साथियों अवंती के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवंती के नाम से जानते हैं ना। और पंच सिद्धांतिका किसने दी है? हमारे वहरा मिहिर ने दी है। और वर्गमूल एवं धनमूल की विधि इन्होंने ही बताई है, मतलब स्क्वायर और क्यूब रूट्स, है ना। अरे याद होगा ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको याद होंगी। क्यूब रूट्स आपको याद होंगे। तो किसने दिए हैं ये सारी चीजें? हमारे वहरा मिहिर ने दिया है। और वर्गमूल एवं धनमूल वगैरह बताया है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना, मतलब अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैंने आपको समझाया था। ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा कौन है? सन है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द कौन घूमता है? हमारा, हमारी पृथ्वी घूमती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगले अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर हमारा आता है नेक्स्ट, वहरामीर ने और कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो हमारा बृहत संहिता लिखी है, फिर हमारा बृहत जाटक लिखा है, फिर हमारा लघु जाटक भी लिखा है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है वहरामीर की। फिर नेक्स्ट हमारा आता है साथियों
हमारे आते हैं पंच सिद्धांतिका। तो किसके द्वारा लिखी गई है? वाहरा मिहिर के द्वारा दी गई है। और इसमें हमारे 5 खगोलीय सिद्धांत हमारे दिए गए हैं। इसमें हमारा पॉलिश, रोमन, वशिष्ठ, सूर्य एवं पितामह सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है हमारा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक महान गणितज्ञ थे और एक खगोल शास्त्री थे। और ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, कि ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत किसने दिया? हमारे ब्रह्मगुप्त ने दिए हैं। और हमारा जो खंड्यक है ये उसके ऑथर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है मेडिकल टेक्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें हमारे बहुत फेमस थे वाहरा मिहिर। तो वाहरा मिहिर ने हमारे वाहरा मिहिर बोल रहा हूँ, सॉरी, धन्वंतरी। तो हमारे जो धन्वंतरी होते हैं, भाई लाइट गोल हो गई, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। तो धन्वंतरी, तो हमारे धन्वंतरी क्या थे? एक फिजिशियन थे, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवैद्य ये थे हमारे कौन? धन्वंतरी। और आयुर्वेद के देवता कहलाए जाते थे धन्वंतरी। और ग्रंथ इनने वैद्य चिंतामणि इनने लिखी थी। तो ये चीज आपको याद रखना है, वैद्य चिंतामणि। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, अब हम देखते हैं कल्चरल कंडीशन गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो देखिए कल्चरल कंडीशन में सबसे पहला हमारा आता है आर्किटेक्चर, फिर हमारा आता है पेंटिंग, फिर हमारा आता है स्कल्पचर। तो चलिए अब हम इन्हीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं गुप्त काल की सांस्कृतिक स्थिति। तो हमारा स्थापत्य कला आती, फिर चित्रकला आता है, फिर हमारा मूर्ति कला आती है। तो इसमें हमारा सबसे पहला हमारा आता है 10 अवतार का मंदिर, जो कि हमारे देवगढ़, हमारे उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में है। और इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो गुप्त काल के समय निर्मित है ये, और भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा मंदिर? हमारा 10 अवतार का मंदिर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमारा भीतर गांव का मंदिर कहां पर है साथियों? कानपुर में है, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, गुप्त काल में निर्मित था और भगवान विष्णु को ये समर्पित है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कहां पर है? पन्ना वाले रीजन में। पन्ना कहां पे मेरे प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश वाले रीजन में है। आपको याद रखना है, जहां पर हमारा डायमंड मिलता है और गुप्त काल में निर्मित था। तो ये गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे बना था और देवी पार्वती जी को समर्पित है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा आता है बाघ चित्रकला, मतलब बाघ पेंट। और बाघ की गुफाओं भी आपको याद रखना है, जिसकी डिस्कवरी हमारे डेंजर फील्ड जी के द्वारा की गई थी, 1818 में की गई थी। और धार मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है। कौन? हमारी बाघ की गुफाएं। और 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में इसको बनाया गया था। और पंच पांडव की गुफाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और बाघ की चित्रकला अगर आपसे मैं बात करूं दोस्तों, तो ये वही चीज हो गई है। पंच पांडव, यहाँ पर आपको 5 गुफाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले ग्रह गुफा, फिर हमारी आती पांडव गुफा, फिर हमारी आती हाथी गुफा, फिर हमारे आता है रंग महल, फिर हमारा आता है एक और आता है। तो 5 हमारी कौन सी है? हमारी बाघ की गुफाएं। ठीक है, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। ग्रह गुफा, हाथी गुफा, ग्रह गुफा, पांडव गुफा, हाथी गुफा, रंग महल, और एक और है यार 5वां, ठीक है, पाठशाला। 5वां कौन है? हमारा पाठशाला है। तो इनको आपको याद रखना है। तो देखो बाघ की चित्रकला मैं लिख दूं यहां पर। देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा आता है मेरे प्यारे साथियों? ग्रह गुफा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? पांडव गुफा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का हमारा कौन सा गुफा आता है? तीसरा हमारा आता है हाथी गुफा, है ना। चौथा हमारे कौन सा आता है? चौथा रंग महल, ठीक है। और 5वां हमारा आता है पाठशाला। भाई लाइट गोल हो गई थी, दिमाग गर्मी लग रही है ना। चलो समझते हो आप लोग। तो ग्रह गुफा, पांडव गुफा, हाथी गुफा, रंग महल और पाठशाला, तो ये हमारी कहाँ पर मिलती हैं? हमारी बाघ की गुफाओं में मिलती हैं। ये कहाँ पर है? हमारे ये वाला रीजन, धार वाले क्षेत्र में ये वाला रीजन है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, ठीक है। आपको एक चीज जीवन में आपने गांठ बांध लेनी है, याद रखनी है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इट्स द बेस्ट डिसीजन यू विल एवर मेक इन योर लाइफ। मैंने क्या कहा? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इट्स द बेस्ट डिसीजन यू विल एवर मेक इन योर लाइफ। अपने ऊपर निवेश करिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपना जो जीवन का बहुमूल्य समय है ना, अपने ऊपर लगाओ। ये जो दुनिया के दंड फंद में उलझे हुए हो ना आपकी, मैं आज उसको खुश रख लेता हूँ, मैं आज उसका मन खुश रखता हूँ, मैं आज उससे अच्छे से बात करूंगा प्यार से, भाई सब भूल जाएंगे एक समय के बाद, है ना। किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज का फर्क आपको पड़ेगा, आपके माँ बाप को पड़ेगा, कि जीवन में आप सफल हो रहे हो या फिर विफल हो रहे हो। सफल हो रहे हो तो सारी दुनिया आपकी है, सब आपको सलाम करेंगे, सब आपसे प्यार से बात करेंगे, आप सबके बेटे हो, सब आपके भतीजे हैं, आपके सब भतीजे हैं, आपके सब यार दोस्त, आपके सब संबंधी हैं। लेकिन जिस दिन सफल नहीं होगे, जिस दिन आप फेलियर का सामना करोगे, देखोगे कि आपके सगे भी आपसे दूर भागेंगे, है ना। तो पूरी कोशिश करिए कि आपको सफल होना है ना।
और इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, वीर भोग्या वसुंधरा, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि वीर जो होते हैं ना वही इस वसुंधरा का सुख भोगते हैं। वसुंधरा मतलब होता है ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा अर्थ है ना। तो आपको पावरफुल बनना है। इन वॉर देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, इधर यू विन और यू डाई। तो आपको जीतना है, जीत ही सब कुछ है ना। पूरी जान लगा दो, अपने आप को बिल्कुल झोंक दो, पूरी कोशिश करो कि इस साल नहीं तो अगले साल एनी हाउ मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, है ना। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा और अपने अंदर दृढ़ संकल्प, है ना, जो अंदर ये होता है ना दृढ़ संकल्प, वो आपको पैदा करके लाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो भैया मेरे बहुत मुश्किल दुनिया है ये, है ना। मेहनत करिए, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।